परसों वाला पड़ा हुआ है, लोकतक को एक्सप्लेन कर दे। हाँ ठीक है। हाईएस्ट कुछ नहीं है, आगे बोला दूसरा फैक्ट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। और उसके बाद 2 पॉइंट्स और है, कोई बोलेगा नहीं बीच में। लेक की कोई हाइट नहीं पड़नी, ऐसा है ही नहीं, वो दूसरी है। सागर तू बता दे फटाफट। फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड का अकेला, वो है केबुल लामजाओ, लेक के बीच में। और कुछ फ्लोटिंग लैंड पैचेस हैं, सर्कुलर, सर्कल के शेप में है, फुमड़ीज। और फुमड़ीज पर क्या बनी हुई है? हट्स, टूरिस्ट स्पॉट्स के तौर पर, ठीक है। पूनम तुम बताओ, सिक्किम में कौन सी लेक है? चोलामू। फैक्ट, सिर्फ हाई ऑल्टीट्यूड पर है। हाई ऑल्टीट्यूड पर तो वो भी अपनी रूपकुंड भी है, वो सी लेवल से नापते हैं, वो ठीक है। हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियल लेक है, तो रूपकुंड और ये दोनों अलग कैसे हैं फिर? वो भी हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियल लेक है, कोई बोलेगा नहीं। नहीं पता, किरण तुम बताओ। चोलामू इंडिया की हाईएस्ट लेक है, ठीक है, सबसे ज्यादा हाइट पर है वो। किरण तुम बताओ, यूपी में कौन सी लेक है? यूपी में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में हमारी वो गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक है, जो कि इंडिया की फर्स्ट मैनमेड लेक है। फर्स्ट नहीं, लार्जेस्ट मैनमेड लेक है सॉरी। ये लार्जेस्ट मैनमेड लेक कैसी है? मतलब ये लेक ही है एक्चुअल में? ओए कोई बोलेगा नहीं, उसे बोलने दो। एक्चुअल में लेक ही है ये, या लेक डिक्लेयर किया गया है? रिहंद रिवर के ऊपर रिहंद डैम है, उस डैम का रिजर्वोयर है, ठीक है। यति तू बता, महाराष्ट्र में कौन सी लेक है? लुनार। और क्या फीचर्स है उसके? बेसिकली क्रेटर है, गड्ढा है। गड्ढा कैसे बना? ये एस्ट्रॉइड से बना है, ठीक है। दूसरा फैक्ट, हो गई थी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, किस वजह से? हेलोरकिया, ठीक है। और एक और फैक्ट जो ऑलरेडी सीडीएस में आ चुका है, मून की रॉक्स के कंपोजिशन के साथ इस लेक की रॉक्स का कंपोजिशन मेल खाता है। समझ में आ रही भी बात? रोहित तू बता दे, केरल वाली लेक को एक्सप्लेन कर दे। कौन सी? ऐसी तो कोई लेक नहीं पढ़ाई। वेम्बनाड, हाँ, इंडियाज लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लेक। कितनी? 96.5। और वो 3 सिटीज में स्प्रेड हो रखी है। वो कौन सी 3 सिटीज है और उनके नाम भी क्या है? कुट्टनाड़। कुट्टनाड़ में क्या नाम है? कोई बोलेगा नहीं, चुप रहो। दूसरा कोई सिटी वाला नाम याद हो? कोचिन लेक, ठीक है। दूसरी कोट्टायम। कोट्टायम में क्या नाम है? वेम्बनाड। और कुट्टनाड़ में पुनामदा। तो साला रात को तुम लोग यहाँ नीचे पढ़ते रहते हो, तो ये पढ़ा नहीं था तुमने? रिवाइज नहीं किया? बोला था याद करने को। पर्ची खेलते हैं ये लोग, पबजी खेलते हैं तेरे को।
और तू उठा भी लेता है। तुम साला अलग अलग बैठा करो। देखो, 2 चैप्टर्स हैं बीच में, नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल। वो थोड़े ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उनको लास्ट में करेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर जनरल ज्योग्राफी पे आएंगे या दूसरे किसी सब्जेक्ट पे आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट पे। तो पहले ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं क्योंकि फैक्चुअल है, याद हो जाएगा तुरंत, और यहां से क्वेश्चंस आते हैं। बातें नहीं। ट्रांसपोर्टेशन, ओए सौरभ, उत्कर्ष, बातें नहीं यार। देखो, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी सामान का या इंसान का किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना या पहुंचना, ये ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन के इंडिया में 4 to 5 मोड्स हैं। 4 मोड्स तो हमें मालूम ही है, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। एक और मोड है, वो इंसान के लिए नहीं है, ह्यूमन के लिए नहीं है, पाइपलाइंस, वो मिनरल्स के लिए है। और पाइपलाइन से कोई सॉलिड मिनरल तो जाएगा नहीं, कोई लिक्विड ही जाएगा, या तो पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस। समझ में आ रही है बात? तो 5 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और इनमें से हमें एयर नहीं करना है। एयर से कोई क्वेश्चन नहीं आया पिछले 10 साल में, अपने प्रीवियस ईयर्स उठा के चेक कर लेना। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनको स्टेट वाइज याद रख सकते हो। टाइम बचे तो, सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद टाइम बचे तो ये एयरपोर्ट्स के नाम याद रख लेना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। हर स्टेट में एक तो है ही, किसी किसी में एक से ज्यादा है, तो वो नाम याद कर लेने अगर टाइम बचा तो, अदरवाइज वो भी मत करना, ठीक है? पर रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइंस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ठीक है? और रोड ट्रांसपोर्ट में हमें कुछ नेशनल हाईवेज पढ़ने हैं, पर जो नेशनल हाईवेज की नंबरिंग है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, वो हमें ओल्ड नंबरिंग पढ़नी है। नई नंबरिंग आ चुकी है पर एनसीईआरटी में नहीं है। एनएचएआई की वेबसाइट पे तुम्हें मिल जाएंगी। एनएचएआई की वेबसाइट पे जो नंबरिंग है वो बेसिकली क्या है कि सेट पैटर्न के थ्रू इन्होंने स्टार्ट किया। 2010 में ही आ गई थी ये नंबरिंग, पर एनसीईआरटी में आज 11-12 साल के बाद भी अपडेट नहीं हुई है। मतलब भारत सरकार तुमको बताना ही नहीं चाहती। वो बात अलग है, तुम एनएचएआई की वेबसाइट पे जाके पता कर लो कौन सा नेशनल हाईवे कहां से जा रहा है, पर तुम्हें वो नहीं करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, पुराने वाली से। तो हम पुराने वाली नंबरिंग के हिसाब से नेशनल हाईवेज को पढ़ेंगे, ठीक है? बाकी नए वाले तुम्हें कुछ नाम मालूम है तो उनको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भूल जाना, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में। जैसे आज जो NH8 पहले हुआ करता था, जैसे दिल्ली से मुंबई की तरफ NH8 जाता है जयपुर होते हुए, आज उस NH8 को बोलते हैं NH48। ये तो तब भी थोड़ा सा इजी हो गया कि 8 से 48 हो गया। कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ऑपोजिट नंबर्स हो चुके हैं, तो इसीलिए नया और पुराने का कॉम्बिनेशन मत करना। जब तक एग्जाम है तब तक अपने पुराने याद रखो। कभी आते जाते तुम्हें कोई नया नंबर सामने रोड पे नजर आ रहा है तो अलग बात है, ठीक है? तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रोड ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा टॉपिक है भाई लोग? और यहां पर रोड ट्रांसपोर्टेशन में एक दिक्कत हमें यह है, नितिन गडकरी जी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, है ना भाई? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिनिस्टर हैं वो, नितिन गडकरी जी। वो इतना तेजी से काम कर रहे हैं कि हर 6 महीने में डेटा बदल रहा है। समझ में आ रही है बात? तो जो नोट्स तुम्हारे पास हैं वो पिछले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए थे, और अब डेटा बदल चुका है। तो अपनी नोटबुक निकाल लो, शुरुआत के 3-4 फैक्ट्स में कुछ डेटा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? फैक्ट वही रहेंगे पर डेटा चेंज करना पड़ेगा, तो वो डेटा तुम रख लेना अभी। और याद रखना, एग्जाम से पहले एक बार वो डेटा चेक करके जाना कि कहीं साला फिर से अपडेट हो गया हो,
क्योंकि हर दिन ही ये मान के चलो कई 100 किलोमीटर लंबी सड़कें बन रही हैं। क्लियर है भाई? और 6 महीने में अपडेट करता है NHAI। तो अभी तुम्हारे पास वो 5-6 महीने हैं, एग्जाम से जस्ट पहले साला कुछ हो गया महीने 2 महीने पहले, तो यूपीएससी उसी डेटा को पूछ लेगी। क्लियर है? मैं खुद भी नजर रखूंगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में तुम्हारे ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। ठीक है भाई? तो फिलहाल जो डेटा है उसको फॉलो करेंगे, और रोड ट्रांसपोर्टेशन हमारा पहला टॉपिक है। मुझे एक बात बताओ, बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से रोड ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक तो ये चीपर है, ठीक है, पर ये चीपर सिर्फ शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए ही है। समझ में आ रही है बात? लॉन्ग डिस्टेंसेस में अगर तुम्हें ट्रेवल करना है तो रेल ज्यादा सस्ती पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, चलो एक तो ये हो गया कि शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए चीपर है, और बिल्कुल अवेलेबिलिटी, डोर टू डोर एक्सेस है। मतलब तुम्हें साला कोचिंग से निकल के वो उस रोड से बस मिल जाएगी, तुम जहां जाना चाहोगे वहां के लिए बस मिल जाएगी, बस ये क्या पता बस चेंज करना पड़े तुम्हें, पर बस जरूर मिल जाएगी, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा तुम्हें। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा फायदा डोर टू डोर एक्सेस। रेलवे तुम्हारे घर तक नहीं जाएगी, उसका क्या है, अपना स्टेशन है, उस स्टेशन से फिर आप यूज करोगे अपना रोड ट्रांसपोर्टेशन अपने घर तक पहुंचने के लिए। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा फायदा डोर टू डोर एक्सेस, और शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए चीपर है। इंडिया में अगर रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इंडिया का रोड ट्रांसपोर्टेशन, ध्यान से देखना, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है हमारे पास सड़कों का। इंडिया के पास जो रोड नेटवर्क है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है आफ्टर यूएसए। समझ में आ रही है बात? हमारा रोड नेटवर्क वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर यूएसए। देखो भाई ध्यान से, हमारे रोड नेटवर्क की जो लेंथ है, अब ये डेटा चेंज हुआ है तो मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, 63,73,000 किलोमीटर का है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 63.73 लाख किलोमीटर। इसका मतलब है 63,73,000 किलोमीटर। इतना लंबा है हमारा रोड नेटवर्क। समझ में आ रही है बात? ये अपडेटेड डेटा है 2023 के जुलाई तक का। दूसरी चीज, इतने बड़े रोड नेटवर्क में अब यूएसए वाला हमसे कितना आगे, ज्यादा आगे नहीं है, वो 68 लाख किलोमीटर के आसपास है, तो हमसे ज्यादा कितना, 5 लाख किलोमीटर आगे है। तो आने वाले कुछ 10 सालों में हो सकता है कि अगर हमारी यही पेस रहा तो हमें इनसे आगे निकलने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 10 साल के अंदर इसको पार कर जाएंगे, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और वो किसकी वजह से? क्योंकि मिनिस्टर ऐसे हैं, काम करने की उनके अंदर वो विल है। अब तुम देखो, ये तो हमारा रोड नेटवर्क की लेंथ है, टोटल रोड नेटवर्क की लेंथ है। हमारे इंडिया में रोड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरीज में? 5 कैटेगरीज है। सबसे पहले है नेशनल हाईवेज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, नेशनल हाईवेज। दूसरी कैटेगरी है स्टेट हाईवेज, जो स्टेट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मान लो कोई छोटे मोटे टाउन है उनके साथ कनेक्टिविटी दे रहे हैं। और फिर है रूरल रोड्स, ग्रामीण सड़कें, गांवों को कनेक्ट करने के लिए। तो नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और रूरल रोड्स। और एक अभी नए बनने लगे हैं एक्सप्रेसवेज। ये हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड्स है इंडिया में, इससे बढ़िया रोड है ही नहीं इंडिया में एक्सप्रेसवेज से बढ़िया। पर दिक्कत यह है कि ये अभी बनने शुरू हुए 6-7 साल, और इनकी लंबाई की अगर मैं बात करूं एक्सप्रेसवेज की, ये एक्सप्रेसवेज है हमारे, इनको EWS लिखना है। ये करीबन 5,145 किलोमीटर लॉन्ग है अभी फिलहाल। इससे अब तुम देखो 63,73,000 में से सिर्फ इतने हैं एक्सप्रेसवेज, इतनी लंबाई है, 15-20 से ज्यादा नहीं है, ठीक है।
और अभी कई सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो धीरे धीरे इनकी लेंथ बढ़ती जाएगी। आपको सिर्फ एक्सप्रेसवेज में 2 एक्सप्रेसवेज को याद रखना है, एक तो लॉन्गेस्ट और दूसरा वाइडेस्ट। लॉन्गेस्ट अभी दिल्ली मुंबई है, जिसका फर्स्ट फेज खुल चुका है, ये जयपुर की तरफ जाने के लिए। और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो अभी बन रहा है, ये 24 घंटे के रोड ट्रेवल को 12 घंटे में कन्वर्ट करेगा। मतलब 24 घंटे का रास्ता 12 घंटे में कवर कर सकते हो इस एक्सप्रेसवे से। इतना जबरदस्त रोड बन रहा है। एक फेज तो उसका चालू हो चुका है, लोग जाने जाने लगे हैं, बिल्कुल दिल्ली जयपुर के बीच में खुल चुका है। तो ये मुंबई और दिल्ली का जो एक्सप्रेसवे है, ये लॉन्गेस्ट है, करीबन 1386 किलोमीटर लॉन्ग है। ये लिख लो, एक बार लिख लो कहीं पे नोट्स में अलग से, लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ईडब्ल्यू लिखना एक्सप्रेसवे को। हाँ, स्पीड लिमिट तो होगी, क्योंकि नॉर्मल स्पीड से तो कोई चलेगा ही नहीं। 120 किलोमीटर पर आवर, हाँ 120 किलोमीटर पर आवर। और जो लेंथ है 1386, 1386। अब लेन तो मेरे को नहीं मालूम इसकी, क्योंकि आज के टाइम में जो भी रोड्स बन रहे हैं वो 4 या 6 लेन से कम बन ही नहीं रहे, क्योंकि इतना तो चाहिए ही। 6 लेन का है तो हाँ, तो 4 to 6 लेन से कम तो कोई बन ही नहीं रहा है। ठीक है, हाँ भाई, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1386 किलोमीटर लॉन्ग है, फिलहाल लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है इंडिया का। ठीक है, फर्स्ट फेज हो चुका है इसका, 1386 किलोमीटर। वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे लिखो, ये तो तुम गए भी होगे कभी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जब मैं वाइडेस्ट बोल रहा हूं इसका मतलब हमें लेन्स काउंट करनी है। तो 14 लेन्स हैं इसमें। कितनी लेन्स हैं? 14। ठीक है, मतलब लेन का मतलब समझते हो? नहीं, एक नहीं, टोटल 14 है। 7 एक तरफ, 7 एक तरफ, 14 लेन से। लेन्स का मतलब समझते हो? अगर ये रोड है तो रोड के बीच में तुमने वो देखा होगा, ये इस तरह के, है ना भाई? तो ये 1 लेन हो गई, ये 2, ये 3, ये 4, समझ रहे हो? इस तरह से टोटल कितनी है? 14 लेन्स है। तो 14 लेन्स टोटल, ये है हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वाइडेस्ट। ठीक है, और ये गाजियाबाद वगैरह की तरफ से निकलते हो तो आपको उसी पे चलना पड़ता है। हाँ भाई, कुछ बोल रहा था? हाँ, उनको मिला के 14। ठीक है, अब देखो भाई, एक्सप्रेसवेज तो इतने ही थे, खत्म हो गए। एक अथॉरिटी और है जो इसको कंट्रोल करती है। एक्सप्रेसवेज को बनाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए अथॉरिटी है एक्सप्रेसवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक्सप्रेसवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही एक्सप्रेसवेज बना रही है, यही मेंटेन कर रही है, यही रिपेयर कर रही है। समझ में आ रही है बात? तो एक्सप्रेसवेज को भूल जाओ, बस ये याद रखना हाईएस्ट क्लास है रोड्स की इंडिया में, और बहुत कम है, तो सिर्फ लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट याद रख रहे हैं। इससे भी कभी क्वेश्चन आया नहीं है। आगे बढ़े। अब हमारे पास जो मैंने बताया कि 5 तरह की सड़कें हैं, तो उसमें 4 ये मेन है, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और रूरल रोड्स। तुम्हें ये 3 नहीं पढ़ने हैं, वरना पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे। वैसे भी कोई एग्जाम में आता नहीं, इधर से कुछ नहीं आया आज तक कभी भी। नेशनल हाईवेज पढ़ने हैं। आज के टाइम में नेशनल हाईवेज इतनी तेजी से बढ़े हैं, नोट्स में मैंने 200 लिखा है, बहुत कम टाइम में, साल 1.5 साल में ही ये नंबर हो गया 599। इसको अपडेट कर लो। इतने बड़े रोड नेटवर्क में 599 नेशनल हाईवेज हैं इंडिया में, लगभग 600। क्लियर है भाई? अब देखो 599, अब ये नेशनल हाईवेज की टोटल लेंथ कितनी है? मतलब ये पूरा रोड नेटवर्क है जिसमें ये सारी सड़कें आ गई, है ना भाई? अब इसमें से सिर्फ नेशनल हाईवेज की लेंथ तुम्हें याद रखनी है। मैं लेंथ यहीं पे बता रहा हूं नेशनल हाईवेज की, 1 लाख। और मैं बता रहा हूं ऑथेंटिक सोर्स से, गूगल करोगे साला अलग दिखाएगा। मैं तुम्हें PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का डेटा दे रहा हूं, ठीक है?
1,44,634 किलोमीटर्स। 63 लाख में से पूरा 1.5 लाख किलोमीटर भी नहीं है नेशनल हाईवेज। 1,44,634 किलोमीटर, ये बहुत अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। तुम समझ रहे हो, नेशनल हाईवेज के नंबर्स तो बढ़ रहे हैं पर उनकी जो लेंथ है वो अभी भी कम है। पर फिर भी मैं आपको बता दूं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इतने से ही रोड्स हमारी कंट्री के 40% रोड ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। समझ में आ रही है बात? 599 नेशनल हाईवेज हमारी कंट्री के 40% रोड ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनका बहुत क्रूशियल रोल है हमारी इकोनॉमी में, हमारे ट्रांसपोर्टेशन में। तो नेशनल हाईवेज इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने जो 4-5 फैक्ट्स पढ़े मैं एक बार रिकॉल करता हूं। इंडिया का रोड नेटवर्क वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है विद द लेंथ ऑफ 63,73,000 किलोमीटर्स। और किसके बाद? यूएसए के बाद। यूएसए का है लगभग 68 लाख किलोमीटर। ठीक है। दूसरा फैक्ट कि जो हमारी रोड्स हैं उनको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स और एक्सप्रेसवेज। एक्सप्रेसवेज इंडिया में हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड्स हैं, इनसे बढ़िया रोड्स नहीं है, पर ये हाल ही में 7-8 साल में बनने शुरू हुए हैं, तो इनकी लेंथ बहुत कम है, 5,145 किलोमीटर्स। क्लियर है? और लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे फिलहाल है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, 1386 किलोमीटर लॉन्ग है। और जैसा आप लोगों ने बताया कि 6 लेन का है वो। ठीक है। और आज दिमाग में वैसे भी रखो कि 4 लेन से छोटा नेशनल हाईवे तो कहीं पे बना ही नहीं रहे, कि कम से कम 2 आने के लिए रहे और 2 जाने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक इतना हो गया है, पॉपुलेशन इतनी हो गई है और हर आदमी के पास परचेजिंग कैपेसिटी है, तो हर कोई साला गाड़ी में घूम रहा है। समझ में आ रही बात? तो इतनी चौड़ी सड़कें तो चाहिए स्मूथ ट्रैफिक के लिए। हाँ भाई प्रकाश। अच्छा, तो एक बार और कंफर्म कर लेना इसको कि ये, हाँ देखो आपको ये 8 बोल रहा है, तो कोई नहीं, फिर भी कंफर्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेन्स इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक वो वाइडेस्ट नहीं बोल रहे हो। ठीक है। लॉन्गेस्ट है, सुनो, लॉन्गेस्ट है तो लेंथ पर फोकस करो, वो लेन्स नहीं पूछने वाले तुमसे। लॉन्गेस्ट है तो लेंथ पर फोकस करो। कितनी है लेंथ? 1386 किलोमीटर्स, दिल्ली मुंबई। ठीक है। और फिर वाइडेस्ट दिल्ली मेरठ, और वो कितना है? 14 लेन्स, 7 एक तरफ 7 एक तरफ। अब देखो हमारे पास नेशनल हाईवेज को लेकर एक फैक्ट है कि भाई इंडिया में नेशनल हाईवेज 599 है जिनकी लेंथ है 1,44,634 किलोमीटर्स, जो टोटल रोड नेटवर्क का सिर्फ 2.2% है। कितना है भाई लोग? 2.2%। येट दे कंट्रोल 40% रोड ट्रैफिक इन आवर कंट्री। सही बात है। 2.2% है टोटल रोड नेटवर्क का और 40% रोड ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कितने क्रूशियल रोल को प्ले कर रहे हैं नेशनल हाईवेज। अब जब नेशनल हाईवेज की इतनी बात हो रही है तो नेशनल हाईवेज को बनाता कौन है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ध्यान से देखो, नोट्स में ये फैक्ट है पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाल रहे हैं यहां पर, तो फोटो क्लिक करने आखिर में। NHAI, ध्यान से सुनो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 1988 में स्टैब्लिश हुआ था। कब स्टैब्लिश हुआ भाई लोग? और तब से हमारे कंट्री के नेशनल हाईवेज को बनाने का काम, मेंटेन करने का काम, मैनेज करने का काम कर रहा है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सेक्टर 10 द्वारका न्यू दिल्ली। कहां पर है? सेक्टर 10 द्वारका न्यू दिल्ली। जब गुड़गांव से आप दिल्ली की तरफ एंट्री लेते हो तो एक रोड के बगल में बिल्डिंग है इनकी। ठीक है। सेक्टर 10 द्वारका न्यू दिल्ली इनका हेडक्वार्टर है। और NHAI एक सरकारी डिपार्टमेंट है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज।
ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है भाई। और इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है तुम्हें मालूम है? मिनिस्टर का नाम याद रखने की जरूरत नहीं हर मिनिस्ट्री के, यूपीएससी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछती। बाकी तुम्हें मालूम है श्री नितिन गडकरी जी हैं। अब देखो ध्यान से, एनएचएआई क्योंकि एक सरकारी डिपार्टमेंट है इस मिनिस्ट्री के अंडर, तो इसका जो एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। कौन होता है? सीनियर आईएएस ऑफिसर। इतना सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो। हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। आगे बढ़े, एनएचएआई का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है। चलो ये फैक्ट हो गया हमारा, दैट एनएचएआई इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंट्रीज हाईवे नेटवर्क। दिस अथॉरिटी वाज सेट अप इन 1988 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इट्स हेडक्वार्टर इज एट सेक्टर 10 द्वारका, न्यू दिल्ली। समझ में आया? कौन सा वाला? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो, किसी को ये एक फैक्ट मालूम है कि, अच्छा नोट्स वगैरह तो नहीं देख रहे हो ना तुम लोग? हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट कौन सा है? हाईवे प्रोजेक्ट लार्जेस्ट, नहीं मैं रोड नहीं बोल रहा हूं, प्रोजेक्ट। और NH7 था 7-8 साल पहले। एक प्रोजेक्ट है NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट। ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं। इंडियाज लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट कौन सा है? देखो, ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, यही स्टेटमेंट में आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट, ध्यान से देखो, NHDP। कौन सा है? NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और इसी NHDP प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स। अब वो कई सारे प्रोजेक्ट्स कौन से? तुमने कई सारे तो सुने भी होंगे। सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और तुम्हारे पिछले एग्जाम में आया भी है, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब है रास्ता, और डायरेक्शन तुम्हें मालूम है, बेसिकली इन डायरेक्शंस को कनेक्ट करने वाले रास्ता। दूसरा एक प्रोजेक्ट है, ये सुना होगा सब लोगों ने, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। फिर तीसरा है हमारे पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। और इसे हिंदी और इंग्लिश ऐसे लिखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। किसी को अगर ये समझने में दिक्कत आए तो प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड्स स्कीम, पर इसका नाम ऑफिशियली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। और नाम से पता चल रहा है कि रूरल रोड्स को लेकर यह प्रोजेक्ट है, गांवों को कनेक्ट करने को लेकर है। एक चौथा प्रोजेक्ट है, सुना भी होगा तुम लोगों ने, सागरमाला प्रोजेक्ट। नहीं सुना तो यहां पे डिटेल में समझेंगे। और फिर है हमारे पास भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट। तो सागरमाला, भारतमाला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये 5 प्रोजेक्ट्स हमें समझने, अभी बहुत इजी है। इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करोगे? ऊपर से तो नहीं गया है? कोई ऐसा फैक्ट जो ना समझ में आया हो बार बार पूछ लो, बाद में ये नहीं होना चाहिए कि समझ में नहीं आया है, ठीक है। भारतमाला, सागरमाला, भारतमाला दोनों ही मोदी जी ने शुरू किए हैं 2015 में, ठीक है। और बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है ये,
तुम्हें पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे। तो शुरू करें। सबसे पहले कौन सा है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। हाँ हाँ, एक सेकंड। हो गया भाई? ये सब हो गया ना? और तू फोटो ही क्लिक करता रहता है कि तू पढ़ता भी इनको? ये हो गया ना? ये हो गया। अब देखो, बातें नहीं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नाम से पता चल रहा है कि ऐसा कॉरिडोर जो नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करता हो और ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करता हो। अब ध्यान से देखो, यहां जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। क्लियर है? ये कौन सी जगह है? श्रीनगर। यहां तमिलनाडु में एक पॉइंट है कन्याकुमारी। तो नॉर्थ पॉइंट हो गया, साउथ पॉइंट हो गया। फिर असम में एक जगह है सिलचर। कौन सी जगह भाई लोग? सिलचर। स्पेलिंग में भी ए हो सकती है, एक बार देख लेना। सिलचर। और ये काठियावाड़ या सौराष्ट्र में है पोरबंदर, गांधी जी का बर्थ प्लेस। क्लियर है भाई लोग? अब ध्यान से देखो, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्ट करता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। मैं हमारी एकेडमिक कन्वीनियंस के लिए से सीधा बना रहा हूं, ठीक है? और एक पॉइंट हमें यहां कनेक्ट करना होगा। देखो, मतलब ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि ऐसे जाता हो, पर हमारी एकेडमिक कन्वीनियंस के लिए हमने ऐसा बना दिया। ऐसे दो पॉइंट्स को हमने कनेक्ट करना है। ऑब्वियस ही बात है, बहुत ज्यादा कर्व्स वगैरह लेके जाता होगा, रास्ते तो ऐसे होते हैं। इधर ये सिलचर से पोरबंदर, तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखो कहां पर है। ये यूपी में है, ध्यान से देखो, यूपी में है झांसी। यूपी का झांसी जो है वो इंटरसेक्शन है। ये क्वेश्चन पूछ ले तुम्हारे पिछले एग्जाम में। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का इंटरसेक्शन कहां पर है? झांसी। क्लियर है भाई सभी को? ये हो गया हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। 2000 जो ईयर 2000 है उसमें शुरू हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। तो ये शुरू हुआ था 2000 में, और हाल ही की जो रिपोर्ट है उस हिसाब से तो ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ 100 और 150 किलोमीटर का स्ट्रेच बाकी है इसमें, और ये 2020 से ही बाकी है। अगर ये बन भी गया है तो इसको लेकर कोई अपडेट्स नहीं आई है। तो तुम फिलहाल अपने दिमाग में यही रखोगे जो हमारे पास डेटा है कि ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। समझ में आ रही है बात? ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी भी। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पूरा अभी भी इसमें 100 से 150 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है बचा हुआ है। हेलो, हाँ जी, ओके, ठीक है, भेजता हूं। हाँ भाई, याद करो फटाफट। एक सेकंड। हाँ भाई, अंकित कैसे मुस्कुरा रहा है? इंटरसेक्शन है वो। हाँ भाई, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और जब जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो जगह है झांसी, यूपी में। और ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2000 में, और अभी भी
क्योंकि इसके स्टेटस को लेके कोई अपडेट्स नहीं है, और ऐसा बोला जा रहा है, गूगल करोगे तो पता चलेगा कि 100 से 150 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी बचा हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और एक चीज याद रखो, इस प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी है, करीबन 4000 किलोमीटर तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। कितना है भाई लोग? 4000 किलोमीटर्स। और सिलचर से पोरबंदर है 3300 किलोमीटर्स। तो टोटल लेंथ ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज, समझ में आया, 7300 किलोमीटर्स टोटल लेंथ ही है प्रोजेक्ट की। किसको? हाँ, टोटल जो मतलब प्लान में तैयार किया गया है, टोटल लेंथ इतनी है। ठीक है, प्लान से बाहर कोई 100 से 150 किलोमीटर एक्स्ट्रा नहीं जा रहे, पूरा प्लान का ही पार्ट है। आगे बढ़े, ये समझ में आया कि नहीं? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पूरा हो गया, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। बस तुम ये डेटा का ख्याल रखना कि 4000 नॉर्थ साउथ वाला है और 3300 ईस्ट वेस्ट वाला है, क्योंकि जब वो स्टेटमेंट में देते हैं तो डेटा में गड़बड़ी कर सकते हैं। वो नॉर्थ साउथ को बता देंगे 3300 और ईस्ट वेस्ट को कर देंगे 4000, तुम्हें लगेगा डेटा तो सेम ही है, तो इसलिए ध्यान से। और वो क्या, मैं ही कर दूंगा। अब देखो, ये तो हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल सबको समझ में आता है, ज्योमेट्रिक शेप है जिसमें 4 साइड्स होती है। तो देखो, बस ये थोड़ा सा एक बार डिस्कस करते हैं, इसको पूरा तो कल डिस्कस करेंगे। एक बार देख लेते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है क्या। देखो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इंडिया की 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था। मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब है कोई भी ऐसी सिटी जिसमें कम से कम पॉपुलेशन 1 मिलियन हो। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख, कम से कम 10 लाख, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़, यानी 10 मिलियन। तो 10 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में कहीं पर भी पॉपुलेशन है, उसे मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है। पर जैसे ही 1 करोड़ हो जाती है, 10 मिलियन हो जाती है, वो हो जाती है मेगा सिटी। समझ में आ रही है बात? एक मेट्रोपॉलिटन है 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, 1 करोड़ से ऊपर हो जाती है मेगा सिटी। आज जिन सिटीज को हम मेट्रोपॉलिटन बोल रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, वो आज के टाइम में मेगा सिटीज में कन्वर्ट हो चुकी है ऑलरेडी। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था अगेन 2000 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 सिटीज को कनेक्ट करने के लिए यह प्रोजेक्ट बनाया गया था, ताकि इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बीच में डिस्टेंस कम हो सके, ट्रेवल टाइम कम हो सके, कनेक्टिविटी बेटर हो सके। इस पूरे प्रोजेक्ट की लेंथ है 5846 किलोमीटर। कितनी भाई लोग? एग्जाम में सिविल सर्विसेज में ससुरों ने क्या किया, 5486 कर दिया स्टेटमेंट में। तो यूपीएससी तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेगी, समझ रहे हो तुम लोग? ये एग्जैक्टली याद रखो, 5846 है ये। 5486 5648 कुछ भी दे देंगे वो, तो कंफ्यूज नहीं होना, डेटा एकदम दिमाग में रखो। 5846 किलोमीटर, ये दिल्ली, ये मुंबई, ये चेन्नई, ये कोलकाता। अब एक चीज देखो, प्रोजेक्ट 2000 में शुरू हुआ और ये कंप्लीट हो गया 2012 में, 2012 में कंप्लीट हो गया ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब एक चीज याद रखना, होमवर्क नोट करो फटाफट। तो मैं ये चारों जो आर्म्स हैं इसकी, इनको अरेंज करना है लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट। इनकी लेंथ भी याद करके आओगे, और लॉन्गेस्ट कौन सी और शॉर्टेस्ट कौन सी है, ठीक है, ये पता करके आओ। चारों की लेंथ पता करके आना, इनको ऑर्डर में अरेंज करके लाना, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट। और अब याद रखो, दिल्ली आज के टाइम में मेगा सिटी है क्योंकि 4 करोड़ है पॉपुलेशन, ठीक है, लगभग 4 करोड़। उसके बाद मतलब जो अभी का जो डेटा है 2021 का जो सेंसस बनेगा उस हिसाब से मुंबई 8 करोड़, उसके बाद चेन्नई भी करीबन 1.5 करोड़ के आसपास, कोलकाता भी लगभग 1 करोड़ के पार ही है। तो चारों के चारों क्या बन गई है, मेगा सिटीज। पर जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2000 में, तब क्या थी ये, मेट्रोपॉलिटन, यानी 1 करोड़ से कम थी। समझ में आया? तो ये हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, होमवर्क तुम करके आओगे, ठीक है। 3 मंथ्स वाले
बाकी लोग भी 5 मिनट का ब्रेक ले लो और फटाफट क्लास शुरू करेंगे जल्दी। चाय वाय के चक्कर में मत जाना बे, जल्दी आओ।
लास्ट क्लास में कितना हो गया था? हाँ, किसके बारे में? आनंद के बारे में आखिर में पता करेंगे। हाँ, वो कांड आखिर में देखेंगे। पहले देखो, हम लोगों ने कल वो बेसिक फैक्ट्स उनकी लाइफ के बारे में पढ़ लिए थे कि फादर कौन है, मदर कौन है, वाइफ, बेटा, फेवरेट घोड़ा चन्ना, सब हो गया। फेवरेट डिसाइपल आनंद, ये भी हो गया। ठीक है। हाँ, अब देखो, अब एक कहानी है इनके बारे में, एक स्टोरी है, ध्यान से समझो इसे। हाँ जी, हाँ भाई, इसको लेकर मैं बताता हूं। कई सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि शादी हुई थी, पर जो इनके जो महाविभाषा शास्त्र, जो लिटरेचर है इनका, उसमें लिखा है कि शादी नहीं हुई, वो खुद कुंवारी रही थी, शुद्धोदन ने भी दूसरी शादी नहीं की। तो अब जो इनका अपना लिटरेचर ये बोल रहा है, तो हम कैसे मान लें? और एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि शादी हुई कि नहीं हुई। महाविभाषा शास्त्र से पता चलता है कि शादी नहीं हुई थी। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि शुद्धोदन ने दोबारा शादी की और महाप्रजापति गौतमी से ही की। तुझे कहीं लिखा हुआ दिखा? कहां पे? कहां पे? किससे? कैसे? रोजगार में अंकित? अच्छा, मैं समझ गया। देखो, जब कोई चीज क्लैरिटी के साथ कहीं लिखी नहीं है ना एनसीईआरटी वगैरह में, तो टीचर्स क्या करते हैं, उस फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए खुद की तरफ से फैक्ट बना देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने गलत बनाया होगा। महाविभाषा शास्त्र में लिखा हुआ है कि शादी नहीं हुई थी, मैं बस वो प्रूफ बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, शादी नहीं हुई थी, उस बेसिस में मैंने बोला कि शादी नहीं हुई, वो भी कुंवारे रहे और ये भी कुंवारी रही, इन्होंने बस बच्चे को पाला है। और वो अंकित जो राजस्थान में आरपीएस है, वो तो नहीं है? अच्छा, तो तेरी मर्जी, तो कुछ भी मान ले। मैं कुछ बोल रहा हूं, वो कुछ बोल रहा है, अब तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है तू किस फैक्ट को लेकर चलेगा। और ऐसा कुछ आएगा है नहीं कि शादी हुई है कि नहीं हुई है। तो ये तो ऐसे पूछेगा सीडीएस में, क्या बात कर रहा है तू? हाँ, तो अब वो तो तेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसके फैक्ट को मानेगा, मेरे फैक्ट को मानेगा। मैं उसके फैक्ट को क्यों मानूं जब मैंने पढ़ा ही नहीं वो? समझ रहा है? हाँ, कौन सी जो लॉन्गेस्ट है? आप देख लो, एनसीईआरटी फॉलो कर लो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो मेरी भी क्यों मानोगे? समझ रहे हो चीज? जीएस के बतेरे टीचर्स मिलेंगे, चाहे मैं हूं या कोई भी है, सबकी अलग अलग नॉलेज है, या फिर सबने बहुत अच्छे से रिसर्च नहीं की है फैक्ट को तैयार करते वक्त। अब मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूं, मतलब मैं साला तुमको यहाँ क्लैरिफाई नहीं कर रहा हूं कुछ, मैं अपना बता रहा हूं तुम्हें। सिविल्स की तैयारी के दौरान 2-3 साल की, उसके बाद टीचिंग के दौरान 5-6 साल में, ये फैक्ट्स को इतनी बार क्लैरिफाई किया है, क्योंकि हमें भी मालूम है साला अगर कल को कोई फैक्ट गलत बता दिया, और कई बार होता भी है, कोई फैक्ट हमसे भी गलत निकल जाता है, तो बच्चे आके कोई एक आधा बार बता देते हैं कि सर ये फैक्ट ऐसा है, तो जब हम जाके कंफर्म करते तो लगता है कि हाँ यार ये गलत बता दिया, तो क्लास में फिर बताना पड़ता है कि भाई ये फैक्ट गलत हुआ है, इसको करेक्ट कर लो। तो ऑलरेडी इस चीज का मैंने तो ध्यान रखा है कि साला जो फैक्ट बताऊं तुम्हें वो सही हो, और ये इतना बेसिक फैक्ट है कि इसको ऑलरेडी बहुत बार मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं। तो मैं इस फैक्ट के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि उनकी शादी हुई थी शुद्धोधन से। अब वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है, तो उस फैक्ट को मानता है या नहीं मानता। अगर कोई क्वेश्चन आता है तब की तब देखना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? हाँ नहीं, ये तो साला तुम्हारे पास चॉइस है आज के टाइम में। 2016-17 में तो साला कोई पढ़ाता भी नहीं था कोई ढंग का, बुक से ही पढ़ना पड़ता था। तुम्हारे पास तो ये है कि इतने सारे टीचर्स हैं, जिसको फॉलो करना है फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और बिल्कुल ऐसे मत रहे कंफ्यूजन में। एक फैक्ट को अगर मान लिया, तूने मान लिया कि शादी हुई है, तो उसमें टिका रहे कि शादी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो,
हम लोगों ने अभी तक तो ये पढ़ा कि भाई इनके ये बेसिक फैक्ट्स है, इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स है। अब इनकी एक कहानी है कि जब बुद्ध पैदा हुए तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि उनके मदर की डेथ हो गई थी 7 डेज के बाद ही। अब जब 7 डेज के बाद डेथ हो गई तो वही वाली बात फिर से कि शुद्धोधन दूसरी शादी नहीं करना चाहते क्योंकि बेटे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। दूसरी चीज, जो मौसी है उनको लग रहा है कि बहन का बच्चा है, बहन जा चुकी है तो मेरी ड्यूटी बनती है इसे पालना। उन्होंने इनको पाला, वो फोस्टर मदर हो गई इनकी। फोस्टर मदर मतलब जिन्होंने पाला पोसा हो। अब बात यह है कि जब शुद्धोधन को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि यार ठीक है, मतलब ये फोस्टर मदर है, ये पाल रही है, ठीक है, अच्छी परवरिश करेगी, इसकी बहन का बेटा है, पर शुद्धोधन को लग रहा है कि यार फिर भी मुझे इसका फ्यूचर तो प्रेडिक्ट करवा ही लेना चाहिए कि ये कैसा रूलर बनेगा, कैसा इंसान बनेगा, या राजपाट संभाल पाएगा, क्या सीन है। तो शुद्धोधन क्या करते हैं, फैमिली प्रीस्ट को बुलाते हैं जो कुल पुरोहित होते हैं। शुद्धोधन कुल पुरोहित को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि महाराज, ये जो बच्चा है ये किस तरह का इसका भविष्य होगा, किस तरह का इसका राजपाट होगा, कैसे रूल करेगा, कुछ प्रेडिक्शन करो। और उस जमाने में सिद्ध पुरुष हुआ करते थे तो वो एक्चुअल में प्रेडिक्शंस करते थे और वो सही होती थी। आज तो बैठे हुए ऐसे बाबा लोग। तो उस जमाने में क्या हुआ, जब वो महाराज जी ने उस बच्चे को देखा तो थोड़े मुस्कुराए पहले तो, और वो फिर शुद्धोधन को बताया कि भाई ये जो है कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, असाधारण बालक है, और ये आगे जाके राजपाट तो नहीं करने वाला। तो शुद्धोधन को टेंशन हो गई कि राजपाट नहीं करेगा तो करेगा क्या, मेरा तो एक ही बेटा है और इतना बड़ा राज्य है, राज्य को संभालेगा कौन। तो बोला महाराज जी फिर ये करेगा क्या, बोला ये दुनिया को एक अलग रास्ते पे ले जाएगा जहां से उन्हें मोक्ष मिले, सल्वेशन मिले, जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिले। बेसिकली होता क्या है कि ऐसा कहा जाता है हिंदुइज्म में कि एक सोल की एक पर्टिकुलर एज की लाइफ होती है, 500 साल, 600 साल, 700, डिफरेंट सोल्स की डिफरेंट लाइफ होती है। तो अब जैसे मेरे अंदर एक सोल है, मैं भवानी हूं, नाम है भवानी, मतलब मैं भवानी थोड़ी हूं, ये तो नाम है। हम सबको एक आइडेंटिटी दी गई है फैमिली की तरफ से कि तुम ये हो। अगर नाम को हटा दो तो तुम्हें समझ में आएगा तुम कौन हो। भाई ये भी तो है, हाँ ठीक है। तो बेसिक बात यह है कि हमारी एक सोल है जो इस बॉडी में है फिलहाल। तो सोल की लाइफ है 500-600 साल। अब होता क्या है कि वो सोल जब तक रहेगी उसको बॉडी चाहिए, मीडियम चाहिए, और एक बॉडी की लाइफ है 70 to 80 ईयर्स आज के टाइम में एवरेज लाइफ है। कोई 100 साल भी जी रहा है, 110 साल भी जी रहा है। तो जब तक वो एक बॉडी में है, एक मीडियम में, तब तक वहां पर है। जैसी वो बॉडी खत्म हुई वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। अब ये कोई भी जीव हो सकता है, कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, कोई भी हो। जैसे ही उस सोल के 500 या 600 जो भी उसकी लाइफ है वो खत्म होगी, उसे मिल जाएगा सैल्वेशन, मतलब उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। उसे बार बार किसी बॉडी में जाके जन्म लेने की जरूरत नहीं है। तो मतलब कोई एक सोल है, उसको कम से कम भी 8-10 जन्म लेने पड़ रहे हैं, या 7-8 बॉडियां जो है वो बदलनी पड़ रही हैं। इसे बोल रहे हैं साल्वेशन। अब ये बोल रहे हैं बुद्धिज्म में, क्या बोल रहे हैं कि साल्वेशन जो है वो दिखाने के लिए, साल्वेशन यानी मोक्ष के लिए ये अलग रास्ता दिखाएगा लोगों को। कोई सोल का इंतजार नहीं करना, सोल अपने आप नहीं करेगी अटेन। ये सोल अपने आप अटेन करे उससे पहले ही यही रास्ता दिखा देगा दुनिया को कि कैसे मोक्ष चाहिए। और बुद्धिज्म में मोक्ष का रास्ता क्या है, मेडिटेशन। आपको अष्टांग मार्ग को अपनाना पड़ेगा, 8 फोल्ड पाथ। किसको अपनाना पड़ेगा, 8 फोल्ड पाथ। 8 एलिमेंट्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब इसको समझो ध्यान से क्या हो रहा है। तो बोला कि भाई ये असाधारण बालक है और ये दुनिया को रास्ता दिखाएगा मोक्ष की तरफ, जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलवा देगा। तो शुद्धोधन को ये बातें सुन के थोड़ा ठीक भी लग रहा है कि चलो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, ऐसा कुछ करेगा, पर राजपाट कौन संभालेगा। तो आखिर में कुल पुरोहित इनको समझाते हैं कि देखो ये बनेगा तो साधु, चाहे तुम कुछ भी कर लो, और ये दुनिया को वही मार्ग दिखाएगा साल्वेशन वाला, पर तुम इसे कुछ टाइम तक अपने पास रख सकते हो। 2-3 उपाय हैं, वो करोगे तो शायद ये लंबे टाइम तक तुम्हारे पास रहे।
सबसे पहले तो इसकी लाइफ में कोई दुख उसे फील नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये बच्चा है, इसको अपनी लाइफ में जब भी दुख फील होगा, दुख का मतलब ऐसा नहीं कि साला कोई पेन फील हो रहा है कि चोट लग गई, ऐसा कुछ, इंटरनल पेन, कि अगर इसे इसका मन विचलित हो जाए, इसको इंटरनली कोई चीज जो है हर्ट कर जाए, इसे बुरा लगे, तो शायद ये जो है सन्यास की तरफ बढ़ जाएगा। तो बोला तो मैं क्या करूं? बोला ऐसा करो कि महल में ही इसका शिक्षा दीक्षा का सारा सिस्टम बैठाओ, इसकी एजुकेशन महल में करो, इसके आसपास ऐसा माहौल रखो जिससे कि इसको टेंशन ना हो, इसे स्ट्रेस ना हो, इसे दुख ना हो। तो शुद्धोदन समझ गए? शुद्धोदन ने क्या किया, जितने भी महल में बड़े बुजुर्ग, जितने भी बीमार लोग, जितने भी बदसूरत लोग, ठीक है, अगली लोग, जितने भी ऐसे हैं जो दुखी आत्मा है, मन से दुखी हैं कि हमारे तो जीवन में ये दुख है, उन सबको महल से निकाल दिया। बोला क्योंकि इनके आसपास रहेगा तो कोई ना कोई बोलेगा मेरे जीवन में ये दुख है, तो इसको दुख फील हो जाएगा कि यार इसके जीवन में तो ये दुख है, और इसको लगेगा ये तो मेरे में भी हो सकता है, तो ये सन्यास में निकल जाएगा। फिर किसी बीमार आदमी से बातचीत करेगा तो बीमार को देख के बोलेगा ऐसी भी कोई चीज होती है, ये तो मेरे को भी हो सकती है, फिर इसको दुख होगा कि मेरा शरीर भी ऐसे होने लगेगा, तो ये सन्यास में निकल जाएगा। फिर किसी बुजुर्ग को देखेगा, बोला जीवन की ये भी एक स्टेज है, यानी मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, तो उसको डर लगेगा, दुख फील होगा, तो ये वापस से सन्यास में चला जाएगा। और अगर इसने किसी ऐसे आदमी को देख लिया जो बदसूरत है, तो उसको लगेगा ऐसे भी इंसान होते हैं, कल को अगर मेरा चेहरा है या मेरे साथ ऐसा हो गया तो इसको दुख होगा, और आखिर में ये फिर सन्यास में निकल जाएगा। तो ऐसे चारों कैटेगरी के लोगों को महल से बाहर निकाला गया, और उसके बाद महल में खुशनुमा माहौल बनाया गया राजकुमार के लिए। सारे यंग लोग, सारे सुखी लोग, अगर नहीं भी तो सालों एक्टिंग करो, ठीक है। फिर सारे के सारे सुंदर, और सारे के सारे ऐसे लोग जो मतलब क्या, हाँ, मतलब थोड़े पॉजिटिव वाइब रखें, तो ऐसे लोगों को इन्होंने यहां पे रखा। और अब इसकी शिक्षा दीक्षा वगैरह सब चल रही है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, इसको शिक्षा दीक्षा में भी दुख नहीं बताया जा रहा है कि पेन क्या है, इंटरनल पेन क्या, कुछ नहीं बताया जा रहा है। पर जो एक एज आती है 13, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, वहां पे बंदा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी खुद ही जानने की कोशिश करेगा। फिर बचपन में तो आपने बहला दिया, महल से निकला ही नहीं वो, महल में सारे भोग विलास की चीजें उसके लिए, सब कुछ अंदर है। पर अब जब 14-15 साल का हो गया तो इसने डिसाइड किया कि मुझे महल के बाहर जाना है, राज्य को घूमना है, राज्य भ्रमण करना है। तो शुद्धोदन को बताया कि पिताजी बाहर घूमने जाना है, मुझे राज्य में देखना है कैसा क्या माहौल है, अब मैं महल में नहीं रह सकता बहुत दिनों तक। तो शुद्धोदन को थोड़ा सा डर लगा कि यार ये बाहर, अब यहां महल में तो कंट्रोल है साला पूरा, बाहर भी थोड़ा सा डिक्लेरेशन वगैरह करना पड़ेगा कि ऐसे लोग ना दिखे इसे, क्योंकि ये राज्य भ्रमण पे आ रहा है। तो 2-3 दिन का टाइम लेके शुद्धोदन ने सारी कुछ चीजें फिक्स करवा दी, राज्य के अंदर भी सबको ये डिक्लेरेशन करवा दी कि राजकुमार बाहर आ रहे हैं घूमने, तो कोई भी इस कैटेगरी के लोग, अगली, बीमार, दुखी आत्मा, बुजुर्ग, कोई नहीं दिखने चाहिए, सब घर में घुस जाओ। और सिर्फ जैसा महल में माहौल है वैसा ही महल के बाहर भी रहेगा, राज्य के अंदर। तो ये अपना इनका जो चैरियटियर है, कौन, चन्ना, तो चन्ना को लेके निकल पड़ते हैं राज्य भ्रमण पे। और जब राज्य भ्रमण पर वो निकले हैं, तो राज्य भ्रमण पर 5-6 घंटे घूमे होंगे, जितना टाइम लगा वो राज्य को घूमने में। और उसके बाद फिर चन्ना को बोल रहे हैं कि महल और राज्य के अंदर तो कुछ फर्क ही नहीं है, सारी तो सेम चीजें हैं, कुछ अलग दिखाई नहीं। तो बोलता है ऐसा करो कि राज्य की सीमाओं को लांघो और राज्य के बाहर चलो। अब ये आदेश नहीं था चन्ना को कि राज्य के बाहर ले जाओ, और चन्ना को ऐसा भी कुछ नहीं बता रखा है कि इससे सब कुछ छुपा के रखना है। चन्ना नॉर्मल सारथी, उसको बोल दिया महाराज ने कि राज्य के बाहर मत ले जाना, बस राज्य के अंदर घुमा के ले आओ। अब ये बोल रहा है कि मैं राजकुमार हूं, तू मेरा सारथी है, तू चल राज्य के बाहर चल। अब राज्य के बाहर शुद्धोदन का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आउटस्कर्ट्स हैं राज्य के बाहर, अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, अनटचेबल्स रह रहे हैं। तो जैसे ही राज्य के बाहर अब निकलने की बारी आती है, चन्ना को ऑर्डर दे चुका है, चन्ना क्या करे बेचारा, राजकुमार है, ऑर्डर दिया है, चल पड़ा। जैसे ही राज्य के बाहर निकले, कुछ देर चलने पर सबसे पहले तो मिलते हैं बूढ़े आदमी, सबसे पहले दिखते हैं बूढ़े आदमी, एन ओल्ड एज्ड मैन।
अब बूढ़े आदमी के साथ क्या है कि धोती पहनी हुई है उसने, ऊपर वाले धड़ पे कुछ नहीं है, बूढ़ा आदमी है, दाढ़ी बाल सब सफेद हो रखे हैं, और उसके बाद हाथ में लाठी है और झुक के चल रहा है। तो इसने बोला रथ रोक। बोला ये कैसा आदमी है, क्योंकि इसने तो कभी देखा ही नहीं। अब चन्ना बहुत इनोसेंट आदमी है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि साला इसको क्या बताना क्या नहीं बताना। वो बोल रहा है राजकुमार ये बुजुर्ग है, बूढ़े आदमी है, और इसी वजह से इस तरह से झुक के चल रहे हैं, झुर्रियां हैं इनके चेहरे पर, इनकी बॉडी पर रिंकल्स हैं, और कमजोर हो गए क्योंकि बुढ़ापा है। तो बोला ये हर किसी के साथ होता है? बोला हाँ सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। तो पहला डर तो ये बिठा दिया कि ये आपके साथ भी होगा और मेरे साथ भी होगा। अब उसको टेंशन हो गई, उसने बोला ठीक है फिर आगे चलो। टेंशन तो होगी, बोला आगे निकालो रथ को। जब थोड़ा और आगे चले तो क्योंकि आउटस्कर्ट्स वाला एरिया है, तो वहां पर एक गरीब आदमी झोपड़ी में पड़ा हुआ है, बीमार, कंपैरेटिवली यंग एज का है, पर शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर है, बीमारी ने शरीर को खा लिया है। बिल्कुल वो रिब्स वगैरह दिख रही हैं, हड्डियां दिख रही हैं, कॉलर बोन्स दिख रही हैं, सब कुछ दिख रहा है, खांस रहा है वो। अब रास्ते के बगल में ही है झोपड़ी, तो बोल रहा है रथ रोक। बोला ये कैसा आदमी है? बोला ये बहुत ज्यादा बीमार है और बीमारी ने इसके शरीर का नाश कर दिया है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बाकी ये बुजुर्ग नहीं है। बोला तो ये बीमारी किसी को भी हो जाती है? बोला हाँ किसी को भी हो जाती है, तो ये तो मेरे को भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। तो ये और यहां पर इसके अंदर डर बिठा दिया। अब इसको लग रहा है कि साला ये तो गलत ही आ गया, मैं बाहर। अब इसको इतना डर है कि इसने बोला ठीक है और आगे चलो, अब रोकना नहीं है कहीं पर। और अल्टीमेटली एक ऐसी खतरनाक चीज देख लेते हैं फिर कि रथ रोकेंगे फिर। एक डेड बॉडी, अ कॉप्स। वो जब डेड बॉडी देखी और इतने सारे लोग उस डेड बॉडी के साथ जा रहे हैं उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तो फिर बोल रहे हैं कि रुक, ये कैसा आदमी है जो लेटा हुआ है और लोग इसको लेके जा रहे हैं? बोले ये ऐसा इंसान है जिसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। और बोला जीवन लीला समाप्त हो गई मतलब? बोला इसकी मृत्यु हो चुकी है, इसका जीवन समाप्त हो चुका है और इसकी जो आत्मा है इसके शरीर से अलग हो चुकी है। मतलब ये बोल रहा है कि जागेगा नहीं कभी? बोला कभी नहीं जागेगा, ये इसके जीवन समाप्त हो चुका है। बोला तो ये सबके साथ होता है? बोला हाँ ये मेरे साथ भी होगा, ये आपके साथ भी होगा। अब उसको टेंशन हो गई कि साला इतना दुख है जिंदगी में कि मैं बूढ़ा भी होऊंगा, मैं बीमार भी होऊंगा और फिर मैं मरूंगा भी। तो जब इतनी टेंशन हो गई तो इसने बोला सिद्धार्थ ने कि भाई ऐसा है तू जंगल के दूसरे रास्ते से लेके चल, क्योंकि इस रास्ते पर तो फिर से यही दिखेगा सब, और टेंशन हो रखी है। तो जंगल के दूसरे रास्ते से महल की तरफ रथ मुड़वा दिया। बोला अब महल में ले चलो, अब मेरे को कुछ नहीं देखना, क्योंकि सारे भ्रम टूट गए। अब जब वापस से दूसरे रास्ते से जा रहे हैं तो बहुत टेंशन में है, पर टेंशन में जाते जाते क्या होता है, जंगल के बीचों बीच से जब पार कर रहे हैं तो एक पेड़ के नीचे एक साधु, एक एसेटिक तपस्वी मेडिटेशन की पोजीशन में इनको दिखते हैं। अब वो बंदा बूढ़ा भी है, दाढ़ी बाल सब सफेद हो रखे हैं, बूढ़ा है तो शरीर में कमजोरी भी है, ऊपर से फिर वो तपस्या में है तो वो खाना पीना भी छोड़ रखा है, तो रिब्स वगैरह सब दिख रही, लग रहा है कि बीमार है। तो बूढ़ा बुजुर्ग बीमार दिख रहा है, कमजोर दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों बाद इसकी शायद डेथ भी हो जाए। पर फिर भी एक चीज जो उसको अट्रैक्ट कर गई उस एसेटिक की तरफ, वो उसके चेहरे का तेज, उसका ग्लो, उसके हैप्पी एक्सप्रेशंस, कि वो तपस्या में लीन है पर वो ऐसा लग रहा है कि वो सेटिस्फाइड अपनी लाइफ से, खुश है, वो हैप्पी फेशियल एक्सप्रेशन है उसके। बोला रथ रोक। बोला ये कैसा आदमी है? बोला राजकुमार ये साधु हैं और 2 वक्त भिक्षा मांग के खाना खाते हैं और कोई मोह माया है नहीं, परिवार छोड़ रखा है, सन्यासी हैं, अपना 2 वक्त का खाना खा के अपनी तपस्या करते हैं बस, और जीवन में इनके कोई दुख दर्द नहीं है, कष्ट नहीं है, ये खुश है, इसलिए आपको इनके चेहरे पर तेज नजर आ रहा है। बोले यार यही बनना है फिर, जब साला जीवन में दुख है, बूढ़ा भी होना है, बीमार भी होना है, मरना भी है, और ये तो सिर्फ मेरे साथ होगा, मेरे आसपास जो मैं अपने पिताजी को प्यार करता हूं, मेरी जो फोस्टर मदर है महाप्रजापति गौतमी, उनको प्यार करता हूं, अगर ये सब भी मेरे सामने जाएंगे तो मुझे दुख होगा। तो आखिर में क्या होता है कि पिताजी को जाके सारी चीजें डिक्लेयर कर दी, बता दी कि पिताजी मैं तो साधु बनूंगा, मैंने आज ये चीजें देखी है। अब शुद्धोधन को जिस बात का डर था वो 15 ईयर्स की एज में उनको मिल गया कि यार ये तो कुछ ज्यादा जल्दी हो गया, मुझे लगा था और ज्यादा लंबी उम्र के लिए टिकेगा ये मेरे पास,
तो पंडित जी को फिर बुलाया, पंडित जी से पूछा कि अब कोई उपाय बताओ, क्योंकि अब तो ये बोल रहा है जाने के लिए। पंडित जी बोल रहे हैं कि एक ही तरीका है, अब इसको मुंहों में बांधना पड़ेगा, और मुंहों में बंधेगा जब इसकी शादी हो जाएगी। तो हो सकता है कि इसकी वाइफ और जो इस शादी से इसका बच्चा होगा उससे ये थोड़े टाइम के लिए और टिक जाए। और वही हुआ भी। शादी करवा दी गई एट द एज ऑफ 16। किसके साथ? यशोधरा, जैसे कई बार बुद्धिस्ट लिटरेचर में जशोधरा भी बोलते हैं, ठीक है, जशोधरा या फिर यशोधरा, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे यशोदा मां को भी कई बार जसोदा मां बोलते हैं, है ना। तो यशोधरा से इनकी शादी हो गई, और इस शादी में अब क्या है, मैरिड लाइफ चल पड़ी है, एंजॉय कर रहे हैं। बेटा होता है राहुल। अब राहुल हो गया है, शादी हो रखी है, राजपाट है, पैसा है, नौकर चाकर है, धन दौलत खूब सब कुछ है। पर जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो सेटिस्फैक्शन नहीं है लाइफ में, क्योंकि सारा दिमाग इनका ये चल रहा है कि यार बीवी है, बच्चा है, और ये भी बीमार हो सकते हैं, इनकी भी डेथ हो सकती है, ये भी बूढ़े होंगे। तो मुझे तो अपने बारे में सोच के इतना दुख हो रहा था, मेरे आसपास वालों के साथ भी यही होगा, मैं कितना दुख झेलूंगा। तो एट द एज ऑफ 29 उन्होंने डिसाइड किया और अपनी फैमिली को बता दिया कि भाई मैं सब कुछ छोड़कर जाना चाहता हूं, मैं ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं संन्यास लेना चाहता हूं। और क्योंकि शुद्धोधन को तो पहले से ही मालूम था, इनकी वाइफ को भी अब तक पता चल ही चुका है, तो इनकी वाइफ के बारे में कहा जाता है कि वो काफी सपोर्टिव थी। जब इन्होंने इस एज पे आके कहा कि भाई मुझे घर बार छोड़ के जाना है, मुझे मोक्ष की तरफ जाना है, ये सब कुछ संन्यास लेना है, तो वाइफ ने काफी सपोर्ट किया और इनके फादर को भी कन्विंस किया, शुद्धोधन को, कि भाई अब इन्हें जाने दो। और वैसे भी राजपाट संभालने के लिए तो अब राहुल तो है ही, तो इनको जाने दिया एट द एज ऑफ 29। एंड दिस इंसिडेंट बिकेम फेमस बाय द नेम ऑफ महाभिनिष्क्रमणा। ये जो सब कुछ घर बार परिवार सब छोड़ के गए हैं, बुद्धिज्म में से क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमणा। समझ में आ रही है बात? महाभिनिष्क्रमणा का मतलब होता है ग्रेट गोइंग फोर्थ, आगे की तरफ एक महान कदम, जीवन में आगे की तरफ एक महान कदम। और जब छोड़ के गए घर बार, तो ये सबसे पहले गए वैशाली। कहां पर गए? बिहार में पटना के ऊपर एक जगह है वैशाली, और घोड़े पर बैठ के गए, और घोड़े का नाम क्या था? कंथक।